राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों में कुछ बड़े ही क्रांतिकारी फैसले किए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा फैसला है कि राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज बंद करने की बात कही है और बहुत ही कड़ाई से निर्देश दिया है कि कोई इसके लिए कर्ज भी नहीं देगा। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन एक खबर यह भी आती है कि राजस्थान सरकार ये आदेश देती है कि हर जिले के एक राजकीय विद्यालय का जो नाम है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम पे किया जाएगा, रखा जाएगा। इसके अलावा हर स्कूल में जो ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, उनकी तस्वीर लगाई जाएगी और इस तरीके के और एक वाइस चांसलर जो कि ओबीसी का है, उसको राजस्थान में एक बड़े विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके के पिछले कुछ दिनों में जो राजस्थान सरकार ने फैसले लिए हैं, ये बहुजन आंदोलन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी फैसला है और इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि क्या राजस्थान सरकार का फैसला एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वो सचमुच में बहुजन आंदोलन को समझ रही है और समझते हुए ये फैसला लिया है और जो उसका फैसला है वो बहुजन आंदोलन के लिए कितना जरूरी है। तो मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक और इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भौर मेघवंशी जी। भौर मेघवंशी जी एक जाना पहचाना नाम है और एक शून्य काल के संपादक हैं और बहुत ही एक चर्चित लेखक हैं। तमाम इनके लेख आलेख आप लोग अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहे हैं और हाल ही में इनकी किताब आई है, मैं एक कार सेवक था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, जो कि काफी ही पॉपुलर हो रही है और एक आरएसएस की कलई खोल कर रख दी है इस किताब ने। और देवरिया से, लखनऊ के पास है देवरिया, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रभूषण यादव जी। चंद्रभूषण यादव जी बहुजन समाज के एक जाने माने नाम है, एक पत्रकार हैं और यादव शक्ति पत्रिका के संपादक हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और जो एक जो पिछड़े वर्ग में अंबेडकरवाद कैसे आगे बढ़े इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल भौर मेघवंशी जी आपसे, चूंकि आप राजस्थान में हैं, ये जो फैसले आए हैं गहलोत सरकार के, राजस्थान सरकार के, ये बहुजन आंदोलन की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी फैसले हैं। आप कैसे देखते हैं उसको? अशोक जी, यहाँ जो राजस्थान में सरकार है जी, उसने कई फैसले किए हैं। शायद हम लोग नजर उस रूप में नहीं डाल पाए। जैसे ये जो बजट है इस साल का, उस बजट में एक बड़ी घोषणा की गई थी कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर 10 लाख रुपए का अंबेडकर भवन बनेगा और उसके बाद अंबेडकर भवन के लिए भूमि का चिन्हीकरण और ये सब प्रक्रियाएं भी शुरू हुई। हाल ही में जो दो फैसले आए जिनका आपने जिक्र भी किया कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम से विद्यालयों का नामकरण, शिक्षिका दिवस मनाने की घोषणा और उनके तस्वीरें विद्यालयों में जो है, मैं सोचता हूं कि ये भी एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है। अभी हाल ही में जब संविधान दिवस मनाया गया था, उस समय में भी एक व्याख्यान माला सारे महाविद्यालयों में आयोजित की गई थी बहुजन महापुरुषों के नाम पर समर्पित करते हुए, और मैं स्वयं भी कई सारे राजकीय महाविद्यालयों में बोलने के लिए गया इस विषय पर। तो ये भी सरकार का फैसला था। और रही बात मृत्यु भोज के फैसले की, ये फैसला काफी बड़ा फैसला है और मैं सोचता हूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव की राजनीति में है वो इस तरह के कड़े फैसले लेने से सदैव डरते हैं। हालांकि कानून तो राजस्थान में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 से बना हुआ है, लेकिन उसको कोई भी सरकार क्रियान्वयन के स्तर पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसके लिए आपको लोगों के में अलोकप्रिय होने की बहुत संभावना बन जाती है और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अलोकप्रिय नहीं होना चाहेगा, वोट नहीं गंवाना चाहेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये सरकार ने जो फैसला किया इस बार, और न केवल फैसला किया बल्कि जिस कड़ाई से पालन के आदेश जारी किए गए और ये कहा गया कि अगर किसी भी जगह पर मृत्यु भोज होगा तो उसके लिए वहां का पटवारी, वहां का पंच जिम्मेदार होंगे और न केवल जिम्मेदार होंगे बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर मैं जिस जिले से आता हूं उसमें अभी 2 दिन पहले ही एक मृत्यु भोज हो रहा था
और उसमें 10,000 रुपए का जुर्माना बाकायदा मृत्युभोज करने वालों के खिलाफ लगाया गया है। कई जगहों पर नोटिस सर्व किए जा रहे हैं और बड़ी कड़ी निगरानी की जा रही है। तो और जो लोग मृत्युभोज के लिए कर्जा देते हैं, यहाँ राजस्थान में एक साहूकारी प्रथा भी है जो कर्जा दे करके भी मृत्युभोज करवाते हैं, और इस चक्कर में कई सारे लोग, इतना ज्यादा ट्रेंड है वहां पे मृत्युभोज का, तो उनके खिलाफ भी जो लोग मृत्युभोज के लिए कर्जा देंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो मैं सोचता हूं कि इसे एक अच्छी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिया गया निर्णय माना जाना चाहिए, और ये मनुवाद के खिलाफ लड़ने में बहुजन आंदोलन की बहुत मदद करने वाले निर्णय हो सकते हैं। हमें उस रूप में लेना चाहिए। तो भंवर मेघवंशी जी, जो अशोक गहलोत हैं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, ये भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो क्या एक पिछड़े वर्ग में अम्बेडकरिज्म को लेके समझ बढ़ी है, जो बहुजन नायक हैं उनको लेके समझ बढ़ी है, उन्होंने जो कहा है या फिर उन नायकों को जो सामने लाने की बात है उस पर कड़ाई से फैसले ले रहे हैं ये लोग? देखिए, इसका तो बिल्कुल फर्क पड़ता ही है। अशोक गहलोत जी जो हैं वो बहुजन समाज की माली समुदाय से आते हैं, और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले उस समुदाय में पैदा हुए जी। और मुझे लगता है कि कई सारे फैसले सरकार ऐसे ले रही है राजस्थान में, जो कुछ तो बाहर दिखते हैं और कुछ नहीं भी दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुजन महापुरुषों और महास्त्रियों को स्थापित करने की दिशा में काफी काम हो रहे हैं। जैसे अभी हर एक जिले में जो गांधी पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं, उनकी पुस्तक खरीद में मुझे पता चला कि जो किताबें फाइनल की जा रही है उसमें बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय भी जा रहा है। तो भले ही गांधी पुस्तकालय के नाम पर पुस्तकालय स्थापित हो रहे हैं, लेकिन उसमें किताबें अगर बाबा साहब की जा रही है, वो किताबें अगर लोगों तक जाएंगी तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अम्बेडकर भवन बनाने की बात हो, चाहे 2 अप्रैल के मुकदमों की समीक्षा करके उनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात हो, ज्योतिबा फूले के और सावित्रीबाई फूले के नाम पर शिक्षिका दिवस और विद्यालयों के नाम रखने की बात हो, ये सब फैसले, और मृत्युभोज वाला जो फैसला है, ये सारे ही फैसले निश्चित रूप से बहुजन आंदोलन को मजबूत बनाएंगे, और ये पिछड़े वर्ग के संवेदनशील मुख्यमंत्री के होने की वजह से ये हो पा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। चंद्रभूषण जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रभूषण जी, एक सवाल यह भी है कि अशोक गहलोत भले पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के फैसले बहुत आसानी से नहीं ले सकता। तो क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच भी एक सहमति बनी है कि हमें बहुजन नायकों को या फिर बहुजन समाज की बात करनी है पॉलिटिकली तौर पे? जी, आपका सवाल सही है कि जब तक कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं सहमत होगा तब तक पिछड़ों के मुद्दों को, भले ही वे पिछड़े मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, वे नहीं उठा सकते हैं। तो मेरी समझ से कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह आज उस तरीके का जनेऊधारी और ब्राह्मणवादी नहीं है जिस तरीके का नेहरू या इंदिरा जी या राजीव गांधी जी के ज़माने तक रहा था। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये समझ रहा है कि उसके पास आरएसएस और बीजेपी के रहते जो सवर्ण तबका है, जो सवर्ण मतदाता है, वह उससे जुड़ने वाला नहीं है। और आज पूरा का पूरा जो पिछड़ा वर्ग है वो हाशिए पर खड़ा है, वो पूरा का पूरा किनारे चौराहे पर खड़ा है। उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, उसके मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है। और जो लोग इन पिछड़ों और दलितों का मसीहा और नेता कहते हैं, जो पार्टियां अपने आप को इनकी पार्टियां बनती हैं, उन पार्टियों की भी दशा इतनी वक्त जो है बिल्कुल ठीक नहीं है और वो दिशाहीनता की शिकार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी समझ रहा है कि जहां पर वैक्यूम है वहां पर अगर हम काम करेंगे तो हमको सफलता मिल सकती है। इसलिए पिछड़ों को और दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी सहमत है, और उसकी स्ट्रेटजी है कि हम इनके मुद्दों को, इनके मसाइल को, इनके समस्याओं को हम उठाएं और उसका निराकरण करें, जिससे इनके अंदर जो एक नकारात्मक संदेश कांग्रेस पार्टी के प्रति है पिछड़ों और दलितों के अंदर, वो खत्म हो और ये तबके कांग्रेस पार्टी से जुड़ें। इसके लिए उन्होंने, चाहे वो राजस्थान की उनकी सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की उनकी सरकार हो, अपनी सरकारों के मुख्यमंत्री उन्होंने पिछड़े वर्गों के बना रखे हैं, और उनके जरिए पिछड़े वर्ग और SC ST के मामले में और इनके समस्याओं पर
गंभीरता से विचार करके और ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो फैसले उनके हक में हैं और आज़ादी के बाद से अब तक उनको प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हों, इन लोगों द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति है। देखिए, मैं इसको इस रूप में लेता हूं कि ये बहुजन आंदोलन की सफलता है कि भारत की जो मेनस्ट्रीम पार्टियां हैं पॉलिटिकल, वो बदलने के लिए मजबूर हो रही है और हमें इसे अपनी सफलता के रूप में मानना चाहिए। वो बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, लेकिन हम उनको बदल पाने में कामयाब हो रहे हैं। हाँ, मजबूर कर रहे हैं। ये मतलब कहीं ना भौर से जो एक बहुजन आंदोलन लगातार चलता है, जो लाखों की भीड़ उमड़ती है अम्बेडकर जयंती पे, या फिर जब ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की बात आती है तो सोशल मीडिया 3 जनवरी को या फिर अप्रैल में 11 अप्रैल को पट जाता है इनकी तस्वीरों से, या फिर जो तमाम बहुजन नायक हैं। तो कहीं ना कहीं एक उससे जो क्रिएट हो रही हैं चीजें, एक आंदोलन कहीं ना कहीं सबको दिख रहा है कि अब इनको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन अभी राज्यसभा में 2 सीट राजस्थान से जाने की बात आई तो वेणुगोपाल के बाद जो दूसरे कैंडिडेट लाए गए वो नीरज डांगी थे, और नीरज डांगी दलित समुदाय से आते हैं जी। तो ये प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, देना पड़ रहा है ये। और ये आपने जो कहा वो उस चीज को साबित करता है कि शीर्ष नेतृत्व में भी कहीं न कहीं ये संवेदनशीलता पैदा हुई है कि अब इन लोगों को बराबरी की जगह देनी पड़ेगी। वो नहीं होगा तो शायद संभव नहीं होगा। अशोक गहलोत जी ने आने के बाद में डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो कि पिछली बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था, उसको वापस चालू किया। वो अपने आप में एक बड़ी चीज है कि एक विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम पे था और उसको तमाम आलोचनाओं के बावजूद वसुंधरा जी की सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन गहलोत साहब ने आते ही जो पहले शुरुआती निर्णय किए उसमें ये निर्णय किया। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि राजस्थान में जो टीनेंसी एक्ट है, काश्तकारी अधिनियम, उस अधिनियम की धारा 183 में आंशिक संशोधन करके अब अगर दलितों की भूमि पर कोई कब्जा कर रहा है तो उस कब्जे को 30 दिन में हटाने के लिए महज 2 रुपए की फीस पर तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। तो ये भी एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी हजारों एकड़ भूमि दलितों की लोग काबिज होकर के बैठे हैं, और 1 इंच भूमि हटाने के लिए जो कुछ भी आंदोलन चलता है वो राजनीति को बदल देता है उस इलाके की। तो ये जो फैसले हैं ये छोटे मोटे फैसले नहीं है, बड़े फैसले हैं, और इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इस इवन ये जो पूरा कोविड का पूरा जो राशन के किट वितरण वाला जो मामला था जी, उसमें सरकार ने ये तय किया कि सबसे पहले गुमंतु कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, और उस गुमंतु समुदाय की जो 32 जातियां हैं उसमें ज्यादातर दलित समुदाय से आने वाले लोग हैं जी, वो लोग और दलित और आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको कोई भी अगर उसके लिए पात्र है तो उसको रोका नहीं जाए, उसको दिया जाए। ये सरकार ने बाकायदा निर्णय किया और विधायकों वगैरह ने मिलकर के पूरा इस इम्प्लीमेंटेशन को देखा। तो मैं खुद देख रहा था अपने इलाके में भी कि सबसे दलितों, आदिवासियों, गुमंतुओं के घरों में जा करके पूछ रहे थे कि आपको राशन का किट मिला या नहीं मिला। तो ये सारी चीजें ये दिखा कि कहीं कहीं वो जो कांग्रेस का चरित्र था उसमें बदलाव आ रहा है और वो बहुजन हितैषी होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रभूषण यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। हाँ, दलित जातियों के भीतर देखिए अम्बेडकरिज्म को लेकर या फिर बहुजन आंदोलन को लेकर एक समझ रही है बहुत पहले से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण या फिर बाद में माननीय कांशीराम जी के कारण। लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें अम्बेडकरिज्म को लेकर या फिर जो तमाम बहुजन नायक हुए हैं उनके विचारों को लेकर बहुत समझ नहीं बढ़ी है। जबकि इसमें भी आप देखिए ललई सिंह यादव हैं या फिर पेरियार हो गए या फिर शाहू जी महाराज हो गए, तमाम नायक पैदा हुए हैं। तो अभी क्या बदल रहा है आपको? अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या बदला है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो इस बहुजन मूवमेंट से जुड़ रही हैं और जो बहुजन नायक है उनकी बातों को अब कह रही हैं जिससे वो पहले बचा करती थी?
जी सही है, पिछड़ी जातियाँ अपने महापुरुषों को नहीं जानती और इसलिए दिक्कत होती है जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, फुले साहब की बात करते हैं, साहू जी की बात करते हैं, पेरियार साहब की बात करते हैं, रामस्वरूप वर्मा जी की बात करते हैं, ललित सिंह यादव जी की बात करते हैं, तो पिछड़ी जातियाँ बात करती हैं राम की, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, इसलिए कि उनको पता नहीं है कि उनके पक्ष में किसने शहादत दिया है, उनके हित के लिए किसने काम किया है और किसने उनको अशिक्षित बनाने का काम किया, किसने उनको असुर, राक्षस, दानव आदि नामों से, शूद्र, तमाम नामों से संबोधित किया और उनके हक और अधिकार को किन लोगों ने छीना, ये बोध पिछड़ी जातियों को नहीं है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है पिछड़ी जातियों की, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो पत्र पत्रिकाओं को, बहुजन साहित्य को पढ़ रहे हैं, उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है सामाजिक, वो आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि अम्बेडकर हमारे हैं। वो समझ रहे हैं कि भिखारी ठाकुर हमारे समाज से, नाई समाज से पैदा होकर, और भिखारी ठाकुर ने पूरी दुनिया के अंदर झंडा गाड़ा है। वो समझ रहे हैं कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लिए, हमारे वर्ग के लिए काम किया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में सही बात है, लोगों को, मैं जिस मोहल्ले में बाबा साहब के नाम पर बैठक कक्ष का मैंने उद्घाटन कराया और बैठक कक्ष का निर्माण कराया, वो यादवों का मोहल्ला है। एक यादव लड़के ने मुझसे सवाल कर दिया कि यहाँ पर लोहिया बैठक कक्ष क्यों नहीं बनवाया, अम्बेडकर बैठक कक्ष क्यों बना दिए। हमने उससे पूछा कि आखिर क्या समझते हो, वो मेरा ग्राम पंचायत का सदस्य है, लेकिन पेट्रोल पंप पर वो तेल भरता है, निरक्षर लड़का है, यादव है, नौजवान है। उसने सवाल किया तो हमने कहा कि क्या समझते हो बाबा साहब को, केवल बाबा साहब दलितों के नेता थे, चमारों के नेता थे बाबा साहब। फिर बाबा साहब की सारी कृतियों को मैंने उसको तफसील से समझाया और बताया, तो कहा नहीं, बाबा साहब तो हमारे भी नेता हैं। फिर जब हम पिछड़े समाज के अंदर, जब हम दलित बस्ती से निकाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुजन समाज के अंदर ले जाएंगे और बहुजन बस्तियों के अंदर, बहुजन समाज के अंदर, बहुजन लोगों के अंदर बाबा साहब के कृतित्व को, व्यक्तित्व को हम बताएंगे, उनके संघर्ष को बताएंगे, उनके कृतित्व को, उन्होंने काम क्या किया, यहाँ तक कि हर जात की स्त्रियों को उन्होंने सम्मान दिलाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। तो इन सारी चीज़ों को जब हम बताएंगे तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा का प्रसार होगा और बाबा साहब अंबेडकर को जो संपूर्ण बहुजन समाज है वो स्वीकार करेगा। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों के लिए हमको काम करना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो उत्तर प्रदेश में आप हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, मुखर रहते हैं आप, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों कहीं ना कहीं लोहियावाद और अम्बेडकरवाद की राजनीति करती रही हैं और कहती रही हैं खुद को। बीएसपी खुल के करती है, सपा अब थोड़ा सा खुल के सामने आने लगी है पहले के मुकाबले। तो ऐसे में जब कांग्रेस अपना रुख बदल रहा है, कांग्रेस अगर राजस्थान में इस तरीके के फैसले ले रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व अगर सहमत है, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर वो इस तरीके से फैसले लेता है, इस तरीके से अपने जो पदाधिकारी हैं या फिर अपनी पार्टी है उसकी संरचना को बदलता है, तो ये सपा और बसपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, निश्चित तौर पर सपा और बसपा के लिए चुनौती है कांग्रेस के रुख में परिवर्तन, क्योंकि कांग्रेस जब अपना विचारधारा बदलेगी और कांग्रेस सपा और बसपा की जो विचारधारा है, जो बहुजनवादी विचारधारा है, उस विचारधारा को जब स्वीकार करेगी, आत्मसात करेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो फिर सपा और बसपा के लिए तो चुनौती आएगी। और चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसके पास पैसा है, संगठन है, और वो पुरानी पार्टी है, इसलिए उसके द्वारा खुद में परिवर्तन करना और बहुजनों के मुद्दों को उठाना और लोहिया को, अंबेडकर को, सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, बिरसा मुंडा को, इन सारे बहुजन मनीषियों को अपने आप में समाहित करना और इनके विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना, अगर ये कांग्रेस पार्टी कर रही है और सपा बसपा पिछड़ रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में भी सपा और बसपा के लिए गंभीर चुनौती होगी। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष इनका है कांग्रेस पार्टी का, वो पिछड़े समुदाय का है। उसने महासचिव बनाया है, वो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों को उसने अपना महासचिव और पदाधिकारी बनाया है। इसलिए ये सपा और बसपा के लिए गंभीर चुनौती है और इनको खुद के अंदर परिवर्तन करना होगा।
कृतित्व को हम बताएंगे, उनके संघर्ष को बताएंगे, उनके कृतित्व को, उन्होंने काम क्या किया, यहाँ तक कि हर जात की स्त्रियों को उन्होंने सम्मान दिलाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो इन सारी चीज़ों को जब हम बताएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा का प्रसार होगा और बाबा साहब अम्बेडकर को जो संपूर्ण बहुजन समाज है वो स्वीकार करेगा। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों के लिए हमको काम करना पड़ेगा। भावना मेघवंशी जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अगर पूरे केंद्रीय राजनीति की बात करें तो आप, जैसे चंद्रभूषण यादव जी ने कहा कि आज की जो कांग्रेस है वो जनाधारी कांग्रेस नहीं है, वो इंदिरा और नेहरू वाली कांग्रेस नहीं है, और उन्होंने तमाम उदाहरण दिए हैं। और जिस तरीके से राजस्थान में चीजें बदल रही हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की सहमति है। तो क्या केंद्रीय स्तर पे, केंद्रीय राजनीति में आप आने वाले दिनों में कुछ बदलते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस काफी समय से परिवर्तन की कोशिश में है जी। और वहाँ जो रणनीति बनाने वाले लोगों में मुझे लगता है कि कई सारे दलित इंटेलेक्चुअल्स और ब्यूरोक्रेट्स पहुंचे हैं। जो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ काफी बड़ी संख्या में चीजें होना शुरू हुई और मुझे लगता है कि देखिए आज जो नजर आ रहा है वो आज नहीं है, वो लंबे समय का परिणाम है। और उनको अगर आप समेकित रूप से देखेंगे तो कांग्रेस का चरित्र पिछले 15 सालों से 20 सालों से बदलने की कोशिश हुई है और ये प्रक्रिया अब तेज हुई है। मुझे लगता है कि जैसे वो बाहर हो गए हैं यूपीए वगैरह की गवर्नमेंट के बाद में, तब से आप देख सकते हैं। मैं याद कर पा रहा हूँ कि सिद्धारमैया की जो सरकार थी कर्नाटका में, उन्होंने इंटरनेशनल अम्बेडकराइट कॉन्फ्रेंस किया था बहुत बड़ा, और उसमें नेल्सन मंडेला के प्रपौत्र, बाबा साहब के प्रपौत्र और ये तमाम लोगों ने आकर के उसको इनोग्रेट किया था। और मैं भी 2-3 सेमिनार के वक्ता के रूप में उसमें रहा 2-3 दिन। तो मैंने देखा कि चीजें बदल रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पे भी कुछ इस तरह की बातें चीतें जब हुई और उसमें जवाहर भवन में जब लोग बैठे तो मैंने वहां पर कांचा इलैया साहब से लगा के सुखदेव थोराट साहब, इवन वामेन मेसराम जी तक को वहां देखा और मैं खुद भी मौजूद था। तो मुझे लगा कि ये जो फीडबैक लिए जा रहे हैं ये केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए नहीं है, इनको पॉलिटिकली कहीं न कहीं चीजों को बदला जाएगा। अब जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में तो आज सरकार नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कई सारे निर्णयों में भूपेश बघेल जो सरकार है वो जिस तरीके से करती हुई दिख रही है, वहां भी हमें देखना चाहिए कि चीजें बदल रही है। राजस्थान में अभी अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के दृष्टिगत योजना निर्माण, आवंटन और व्यय को सुदृढ़ व प्रभावी बनाने हेतु हमारी सरकार द्वारा व्यवस्था को वैधानिक रूप देते हुए अधिनियम बनाया जाएगा। मतलब SC/ST का जो सब प्लान था, अब तो प्लान और सब प्लान खत्म हो गया क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया, लेकिन उसके लिए विशेष अधिनियम बनाने की घोषणा 19 जून को मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके दी, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। तो यह हालांकि मांग थी, हम सब लोगों की मांग रही है, लेकिन अब सरकार जिस तरीके से आगे होकर के कुछ कुछ निर्णय कर रही है उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस अपने जो स्वरूप है उसको बदल रही है। वो प्रो दलित, प्रो आदिवासी, प्रो ओबीसी होना चाहती है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज को इस चीज का स्वागत करना चाहिए। देखिए, अगर कोई हमारी अपनी पार्टियां हैं और वो बदल रही है, कुछ और लोगों के तरफ जा रही है और कोई और हमारी तरफ आ रहा है, तो जो हमारा है और हमारी तरफ आ रहा है और हमारी जाति का है उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमारे महापुरुषों के लिए, हमारे आंदोलन के लिए, हमारी विचारधारा के लिए कौन उपयोगी है, वो जो भी उपयोगी है और वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको उनमें जो बदलाव आ रहा है उसको हमें देखना भी चाहिए और उसका स्वागत भी करना चाहिए। सर, एक इसी में सवाल आता है कि जो राजनीतिक दल हैं जो अपने आप को बहुजन आंदोलन की पार्टी कहते हैं या फिर वो मान के चलते हैं कि हाँ, जो बहुजन समाज है उस पे सबसे पहला हक उनका है और वही उनकी राजनीति कर सकते हैं इस पे, और बहुजन समाज का भी एक बड़ा हिस्सा है
वो इसलिए कन्विंस है, वो यह सोचता है कि हाँ, जैसे होता है ना कि दलितों की बात दलित बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पिछड़ों की बात पिछड़े बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व दलित और पिछड़ा नहीं है, तो ऐसे, लेकिन इसके बावजूद जब वो ऐसी चीजें लेके आ रहा है, उसकी सरकारें ऐसे फैसले कर रही हैं, तो इस फैसले को जो बहुजन समाज है, दलित, ओबीसी, आदिवासी समाज, वो किस तरीके से देखे? मुझे लगता है कि देखिए, दलित समुदाय से आने वाले लोगों द्वारा बनाई हुई पार्टियों का हक दलित समाज पे ज्यादा होगा, ये एक स्वाभाविक सी चीज है। क्योंकि आप बसपा को ले लीजिए, तो बसपा राजनीतिक पार्टी से ज्यादा हमारे लिए सामाजिक आंदोलन के रूप में है। और मैं तो यहाँ तक ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कांग्रेस या बीजेपी में है, लेकिन उनका कहीं न कहीं दिल के एक कोने में बीएसपी भी मौजूद है। हम जैसे तमाम लोग जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है और शायद निर्वाचन की राजनीति में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए भी अगर कहीं ऐसा मौका हो तो पहली प्राथमिकता में बसपा को हम देखते हैं। तो बसपा एक सामाजिक आंदोलन ज्यादा है बजाय कि एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में। लेकिन अब वो जिस तरीके से अपना स्वरूप बदल है और कई सारे मामलों में लोगों को ये लगने लगा है कि बसपा से जो उम्मीद है वो शायद नहीं पूरी हो पा रही है, और आलोचनाएं भी होने लगी है। अब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे भीतर में बन गई है जो खुद ही लगी पड़ी है एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम अपने समुदाय से आते हैं इसलिए हम उनके साथ खड़े रहें, या हमको पॉलिटिकल पावर लेने के लिए उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और आइडियोलॉजी के साथ अलायंस करना चाहिए जहां हमारी बात प्रमुखता से उठ सकती है? हमें क्यों परहेज करना चाहिए? मैं सोचता हूं कि हमें किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी के खिलाफ रहना चाहिए, और वो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी भी हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर कांग्रेस बदल रही है और वो बदलती है, या और भी पार्टियां अपने आप को बदलती है, तो अच्छी बात है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई अहित है, बहुजन समाज का उसमें कोई अहित नहीं होने जा रहा है। हाँ, पर इससे बहुजन राजनीति जो लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज की जो पार्टियां बन रही है, वो असहज हो सकती है कि उनको लगता है कि हमारी ठेकेदारी है, हमारी जेब में है सारा दलित वोट और ये हमारे से खिसक के कहीं और जा रहा है। तो भाई आपके यहाँ से खिसक रहा है क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप करिए ना अपना काम, तो क्यों खिसकेगा कोई भी आदमी? उसको बताऊं कि यहाँ पिछली बार भी 6 बसपा के विधायक आए, 6 के 6 कांग्रेस में समाहित हो गए। इस बार भी 6 आए और 6 के 6 कांग्रेस में समाहित हो गए। अब इसके लिए कांग्रेस को दोष दीजिएगा, या हम अपने आप को आत्मचिंतन करें कि हम ऐसे लोग क्यों बनाते हैं बार बार जो पूरे के पूरे पार्टी को लेकर के घुस जाते हैं उस तरफ जाकर के। ये एक बड़ी चुनौती है, मजबूत होना पड़ेगा। और इससे खतरा नहीं है, इससे तो ये तो बहुजन राजनीति की सफलता है। हो सकता है कि बहुजन पार्टियों की के लिए खतरा हो, लेकिन बहुजन राजनीति और बहुजन आइडियोलॉजी की तो सफलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपने उस पे ला पा रहे हैं, अपने विचार पे, अपनी धुरी पर, अपने केंद्र पर अन्य तमाम पार्टियों को ला पा रहे हैं, तो ये हमारी सफलता है। चंद्रभूषण जी, क्या आप भी इसको इसी रूप में देख रहे हैं कि अब बहुजन आंदोलन में जो लगे हुए लोग हैं उनकी सफलता है बहुजन आंदोलन की? बिल्कुल, कोई नहीं। ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझदा हुई है कि हम इन दिनों तक जो है इस समाज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इस समाज की जो समस्याएं हैं उनको हमको उठाना पड़ेगा, उन पर हमको गंभीर से चिंतन मनन करना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके निराकरण की हमको करनी पड़ेगी। और ये अच्छी बात है, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो लोग ये समझते हैं हमारी ठेकेदारी है और उनका आचरण बिल्कुल कूल हो हमारे मुद्दों से, हमारे मसलों से, हमारी समस्याओं से, तो फिर क्यों हम उनको, इसलिए कि वो हमारी जाति के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारी बिरादरी के हैं, हमारे वर्ग के हैं, और काम वो दूसरों कर रहे हैं। मैं तो पहला व्यक्ति था उत्तर प्रदेश में, जब पदोन्नत में आरक्षण का विरोध किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पहला व्यक्ति था कि अपने जिले के मुखिया पर मैं तख्ती लेकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया कि ये गैर जरूरी है और इस पर करते समाजवादी पार्टी का ये दाम नहीं। तो ऐसा होना चाहिए। तक इस तरीके के लोग, इस तरीके के कार्यकर्ता, इस तरीके के लोग नहीं होंगे, जब तक भयग्रस्त कार्यकर्ता रहेंगे दलों पर, इन पिछड़े और दलित पार्टियों के अंदर, तब तक जो है
ये मनमानी करेंगे और फिर बहक भी जाएंगे, जैसा कि आज सभी के सभी बहके हुए हैं और जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों पर लड़ने को कोई तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अगर उन मुद्दों को उठा रही है तो ये तो अच्छा संकेत है। तो जो हमारे मुद्दों को उठा रही है, भले ही उसका नेतृत्व हमारा नहीं है। जी, संभवतः जो बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उन पे भी एक दबाव पड़ेगा कि वो सुधर जाए, अभी भी वक्त है, नहीं तो फिर चीजें हाथ से खिसक जाएंगी। हाँ, और ये भी दूसरा फैक्टर भी है, इनके ऊपर एक प्रेशर कि कांग्रेस पार्टी जिसको हम आदि घोषित करते हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको हम बीजेपी बी टीम कहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी का बी टीम होते हुए, मनुवादी होते हुए अगर सावित्रीबाई फुले को मान रही है, अगर तुम बंद कर रही है, अगर 82% छत्तीसगढ़ में आरक्षण दे रही है, आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का निर्णय कर रही है, अगर प्रार्थना सभाओं में, विद्यालयों में संविधान के प्रस्तावना वो वाचन करवा रही है, तो ये सारी चीजें, ये सारे बुनियादी परिवर्तन अगर हो रहे हैं। और एक समय था देश के अंदर जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस के होते थे सभी ब्राह्मण होते थे। एक समय था कि उत्तर प्रदेश के जितने विधायक थे वो सभी ब्राह्मण होते थे। आज एक समय है कि सभी जगहों पर पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सभी जगहों पर पिछड़ी जातियों के प्रदेश अध्यक्ष बिठाए जा रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन उनके लिए एक प्रेशर का काम करेगा कि आप बदलो, नहीं बदलोगे तो फिर तुम्हारा मदद कोई ठेकेदारी थोड़े लेकर बैठा हुआ है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमारा मुद्दा जो उठाएगा, हमारे सवाल को जो उठाएगा उसके साथ हम रहेंगे। जी, तो एक बड़ी चीज निकल के आई इस चर्चा में कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें हुई वो उसका एक प्रभाव पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा। जो बहुजन राजनीति करने वाले दल हैं उनको भी खुद में झांकना पड़ेगा, खुद सुधरना पड़ेगा। और एक ये बहुजन आंदोलन की सफलता है, जो जमीन पे सैकड़ों संगठन हैं जो अम्बेडकरवाद का झंडा लिए हुए घूम रहे हैं, या फिर जो साहू जी, फुले महाराज, बिरसा मुंडा की बातें करते हैं, ज्योतिबा फुले की बातें करते हैं, उन छोटे छोटे लोगों के, गरीब लोगों के जो झंडा ढोने वाले हैं, जो नीला झंडा ढोने वाले लोग हैं, पंचशील का झंडा ढोने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये उन तमाम लोगों की सफलता है। और हमको इस पूरे घटनाक्रम को, जो भी राजस्थान में हो रहा है या फिर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसको उसी रूप में देखना चाहिए, जैसा कि बहुत रघुवंशी जी ने भी कहा और हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं चंद्रभूषण यादव जी ने भी, कि ये बहुजन आंदोलन की सफलता है जिसमें लगातार लाखों लोग लगे हुए हैं। और बहुजन आंदोलन की सफलता सिर्फ इस रूप में नहीं देखनी चाहिए कि बहुजन समाज से निकली हुई पार्टियां ही उनका कुछ भला करे या फिर कर पाए। इस रूप में भी देखना चाहिए कि बहुजन आंदोलन ने अपने आप में इन वर्षों में इतनी ताकत पैदा कर ली है कि अब कोई भी राजनीतिक दल हो उसको उनकी बात सुननी पड़ेगी, उसको दरकिनार करके नहीं रख सकते, उसको भागीदारी देनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। और चंद्रभूषण यादव जी, बहुत धन्यवाद आपका। भंवर रघुवंशी जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों जुड़े और वक्त दिया। तो हम फिर किसी मुद्दे पे आप लोगों से चर्चा करेंगे और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हम लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिर किसी दूसरे बिंदु पे बात करेंगे। आप देखते रहिए दलित।